हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द संगम एज। हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने, देन आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका द गुप्ता एज, तो हम चैप्टर 6 वो वाला स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बने हैं, तो दोनों पार्ट्स जरूर देखिएगा, तभी आपको एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स समझ में आएंगे। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और कहाँ से आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जगह हर बच्चों को सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले द वर्ड संगम लिटरली मीन्स। जो वर्ड संगम है इसका क्या मीनिंग होता है? एसोसिएशन, इन्वॉल्वमेंट, अपोजिट या किंगडम। तो इसका मीनिंग होता है एसोसिएशन, संगम होना, ठीक है, संगठन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट है तिरुकुरल इज द कलेक्शन ऑफ तमिल कपलेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश चैप्टर्स। तिरुकुरल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ से हमें संगम एज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये कलेक्शन है जिसमें तमिल लैंग्वेज में दोहे, कपलेट्स यानी कि दोहे लिखे हुए हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है कितने चैप्टर्स में? 133 चैप्टर्स में इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। व्हाट आर दी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड विद द स्टोन स्लैब्स रेस्टिंग ऑन ईच अदर विद एनी मोर्टार कॉल्ड विदाउट एनी मोर्टार, सॉरी। तो वो क्या होते हैं? जो बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्टोन स्लैब से इरेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है स्टोन के वो सिल्ली जो बोलते हैं उससे, और एक दूसरे पर रेस्ट करते हैं यानी कि खड़े रहते हैं बिना किसी मोटर के, यानी कि कोई पेस्ट वगैरह इसमें नहीं लगाया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? मेगालिथ्स बोलते हैं। द तिरुकुरल हैड 3 सेक्शंस। तिरुकुरल में जो 133 चैप्टर्स हैं उसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला है अरम, पोरुल, इम्बम। कौन कौन से सेक्शंस हैं? पहला अरम, दूसरा पोरुल और तीसरा इनबाम। हाउ आर मेगालिथीज और मेमोरियल स्टोन्स सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेगालिथ्स या फिर जो मेमोरियल स्टोन्स होते हैं वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होते हैं? तो कैसे हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस बिलीफ, जो उनके धार्मिक मान्यताएं थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें मेगालिथ से। इन्फॉर्मेशन अबाउट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वो यूज़ करते थे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जो जीवन था उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये आ गया आपका ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉब्रिक्वेट फॉर चेरा किंग्स। चेरा किंग्स के लिए सॉब्रिक्वेट यानी कि जैसे पेट नेम वगैरह होता है, ठीक है, तो चेरा किंग्स के लिए कौन सा सॉब्रिक्वेट नहीं है? तो चेरा किंग्स को वनवर भी बोलते थे, विलावर, मलैयर भी बोलते थे, उदियान नहीं बोलते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अब सभी के मैंने आपको सिम्बल्स बताए थे। तो चेरा किंगडम का बो एंड एरो है, चोला किंगडम का टाइगर है, पंड्या किंगडम का क्रोकोडाइल नहीं होता, पंड्या किंगडम की फिश होती है, ठीक है। द नेम्स रेफरिंग टू द संगम चोला किंगडम इंडिकेट, जो संगम चोला का जो नेम होते हैं वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं? पावरफुल राजा, ओवरसीज ट्रेड, रिच वाटर रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। तो रिच वाटर रिसोर्सेज, चोला किंगडम यानी कि जिसके पास रिच वाटर रिसोर्सेज हैं। करिकलन वॉज द मोस्ट पॉपुलर संगम चोला रूलर बिकॉज, जो करिकलन है वो मोस्ट पॉपुलर संगम चोला रूलर था। क्यों था? क्योंकि वो एक ग्रेट वॉरियर भी था, डिप्लोमेट यानी कि राजदूत भी था। ही फोर्टिफाइड हिज कैपिटल मेकिंग इट अ ट्रेड सेंटर, उसने अपनी कैपिटल को फोर्टिफाई कर लिया था, चारों तरफ फोर्ट्स बनवा दिए थे और उसे एक ट्रेड सेंटर बना दिया था। ही एनकरेज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, उसने एग्रीकल्चर और कॉमर्स दोनों को बढ़ावा दिया था। तो ऑल ऑफ द अबव। द वेलर्स एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू पोएट्स हु एक्टेड एज, जो वेलर्स थे उन्होंने पोएट को पैट्रोनेज उनकी एक्सटेंड कर दी थी, उनको सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया था, जो कैसे काम करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट की तरह, पैट्रन्स ऑफ अदर आर्ट्स, डिप्लोमेट्स एंड केयर टेकर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आएगा ऑल ऑफ द अबव। रेफरिंग टू द संगम सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? उजावर, ऑर्डिनरी प्लोमैन ये बोलते हैं। वेलर्स कौन होते हैं? लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। अधिमाई प्रिस्ट नहीं होते, अलग, गलत है ये। कदसियार लैंडलेस लेबरर्स, तो कदसियार और अधिमाई दोनों लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, ये वाला आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। एमसीक्यू उसके बाद आपके आते हैं रीड दी 2 स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, एक ए और एक बी। इन दोनों में आपको करेक्ट रिलेशनशिप बताना है कि दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तमिल लिटरेचर कंप्राइजेज 5 एपिक्स बिसाइड्स द तिरुकुरल, तमिल लिटरेचर में 5 एपिक्स और हैं तिरुकुरल को छोड़कर, 5 एपिक्स और हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ये चैप्टर में है ऐसे 5 एपिक्स और हैं अलग। मेगालिथ्स एक्टेड एज बरियल साइट्स और कोमेमोरेटिव मेमोरियल्स, मेगालिथ्स जो होते हैं बरियल साइट्स या फिर कोमेमोरेटिव मेमोरियल की तरह काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ना तो बी ए को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ना ही ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ऐसा भी नहीं है, बी ना ही रीज़न है ए का, दोनों अलग अलग है। मेगालिथ्स अलग हैं आपके और तिरुकुरल अलग है, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द कैपिटल ऑफ द चेराज वॉज वंजी, चेराज की कैपिटल वंजी थी, उनका चीफ पोर्ट थोंडी था। उनका सिंबल कौन सा था? टाइगर? नहीं, कौन सा था वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
और इसका आंसर क्या आएगा, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। द चोला किंगडम वॉज रिच इन वाटर रिसोर्सेज, जो चोला किंगडम थी वाटर रिसोर्सेज में अमीर थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज थे उनके पास, ट्रू। रिवर कावेरी फ्लोड थ्रू द चोला किंगडम, रिवर कावेरी जो थी वो चोला किंगडम से बहकर जाती थी, यस ये इट इज ऑल्सो ट्रू। तो बी जो है ए का रीज़न है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रूलर्स ऑफ द संगम चोला वॉज, संगम चोलास का मोस्ट पॉपुलर रूलर थे एक करिकलन, जो एक बहुत बड़े योद्धा थे। ही नॉट डिफीटेड ओनली चेराज एंड पंड्या किंग्स, उसने सिर्फ चेरा और पंड्याज को नहीं हराया था, बल्कि 9 राजाओं की एक कॉन्फेडरेसी थी, यानी कि षड्यंत्र था, उसे भी हराया था, ठीक है। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आता है द लोकल चीफटेन्स हु रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु वर कॉल्ड वेलर्स। क्या, लोकल चीफटेन्स जो तमिलनाडु में डिफरेंट तमिलनाडु के अलग अलग पार्ट्स में राज्य शासन करते थे, उनको वेलर्स बोलते थे, इट इज ट्रू। दे हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग द रूलर्स, वो रूलर्स में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में हेल्प करता था। दो बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसमें आंसर आएगा आपका, ओके। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ड्यूरिंग दी संगम एज के दौरान द ब्राह्मण्स वर अ रेस्पेक्टेबल एंड लर्न कम्युनिटी, जो ब्राह्मण्स थे वो एक रेस्पेक्टेबल यानी कि आदरणीय और लर्न कम्युनिटी थी, यस। दे यूज टू सर्व द किंग्स, वो राजाओं को सर्व करते थे यानी कि उनकी सेवा करते थे, प्राइस्ट के रूप में, एस्ट्रोलॉजर्स के रूप में और जुडिशियल ऑफर्स के रूप में। बी इज़ द रीज़न फॉर ए, ठीक है। वो प्राइस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, जुडिशियल ऑफिसर्स की तरह काम करते थे, इसलिए तो उन्हें आदर दिया जाता था और लर्न कम्युनिटी थी। तो आंसर आएगा आपका बी इज द रीजन फॉर ए। ड्यूरिंग द संगम एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ पार्च्ड जोन यूज्ड टू लिव बाय प्लंडर एंड कैटल लिफ्टिंग, संगम एज के दौरान जो पार्च्ड जोन में इनहेबिटेंट्स थे, ठीक है, रहने वाले थे पार्च्ड जोन में, वो प्लंडर से रहते थे, लिव बाय प्लंडर यानी कि लूटपाट करते थे, कैटल लिफ्टिंग करते थे, इट इज़ ट्रू। इनहेबिटेंट्स ऑफ हिली एरियाज के जो इनहेबिटेंट्स थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, इट इज फॉल्स। क्या करते थे हिली एरियाज के लोग, ये बात भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है। ड्यूरिंग दी संगम एज में पैडी कॉन्स्टिट्यूटेड द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, संगम एज के दौरान जो पैडी होता है वो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम होता है एक्सचेंज का, ट्रू। पैडी वॉज सोल्ड बाय मेंशनिंग इट्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट, क्या पैडी को जो बेचा जाता था उसका प्राइस सॉल्ट के टर्म्स में बताया जाता था, तब बेचा जाता था, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो बी जो है ए का रीज़न है। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द संगम एज, एक एक्सटेंसिव ट्रेड था फॉरेन कंट्रीज के साथ संगम एज के दौरान, ट्रू। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोमन एम्पायर के जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे वो तमिल जो एरिया था उसके अंदर मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फॉरेन ट्रेड था, इट इज़ ट्रू। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ड्यूरिंग दी संगम एज देयर वर फीमेल एसेटिक्स भी थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी, ट्रू। स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी संगम एज वॉज इक्वल टू दैट ऑफ मैन, संगम एज में जो औरतों का स्टेटस था वो आदमियों के बराबर था, तो नहीं, बराबर नहीं था, तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो एक्सरसाइजेस तो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहले थोड़े शॉर्ट वाले हैं, फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है जो किसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ तिरुक्कुरल जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह बुक थी ये, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन का मिलती है, तो उसका ऑथर कौन था। नेम द 3 सेक्शंस इनटू विच द चैप्टर्स ऑफ तिरुक्कुरल आर कैटेगराइज्ड, 3 सेक्शंस बताने हैं तिरुक्कुरल के, जिसमें पूरी बुक को जितने भी चैप्टर्स हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनके नाम बताने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, द ऑथर ऑफ तिरुक्कुरल वॉज तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर ने लिखी थी ये बुक। द 133 चैप्टर्स ऑफ तिरुक्कुरल वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में इस पूरी बुक को डिवाइड किया गया है। पहला है आराम यानी कि राइटियसनेस, पोरुल यानी कि वर्थ, वेल्थ इनबाम, और कामम यानी कि प्लेजर। नेक्स्ट है व्हाट आर मेगालिथ्स क्या होते हैं, व्हाई आर दिस सो कॉल्ड, तो उन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है। मेगालिथ्स आर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अभी हमने MCQs में सेकंड वाला पढ़ा था। मेगालिथ्स आपके बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टोन स्लैब से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पर रेस्ट करते हैं, रेस्ट यानी कि रखे जाते हैं, जैसे ये एक स्लैब रख दिया, एक ये रख दिया, फिर ऊपर से एक रख दिया, ठीक है, और उनमें कोई मोटार यानी कि कोई ऐसा नहीं कि इसे चिपकाया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है बस। दे आर सो कॉल्ड, इसलिए इन्हें मेगालिथ्स बोला जाता है, बिकॉज क्यों, मेगा यानी कि बड़े, लिथ मतलब स्टोन, दे आर ह्यूज स्टोन्स, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दैट एक्टेड एज, जो कैसे काम करते हैं, या तो बरियल साइट होती है, किसी को दबाया जाता है, या कोमेमोरेटिव मेमोरियल यानी कि यादगार मेमोरियल की तरह इसे
रखा जाता है। नेम एनी 4 डिविजन्स यानी कि तिनाइज मेंशन्ड इन दी संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में 4 डिविजन्स जो थे, तिनाइज जो थी, उन्हें बताना है। दी 4 डिविजन्स आर एज फॉलोइंग्स। हिली बैकवुड्स थे जिन्हें कुरिंजी बोलते थे, पार्ट जोन्स थे पलई, वेटलैंड मरुतम एंड लिटोरल लैंड यानी कि नीतल। ठीक है। हु वर दी वेललर्स ड्यूरिंग दी संगम एज। संगम एज के दौरान वेललर्स कौन थे? वेललर्स वर लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स। वेललर्स लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी कि हु कल्टिवेटेड द वेटलैंड्स, जो गीली ज़मीनों को कल्टिवेट करते थे संगम एज के दौरान, उनको वेललर्स बोलते थे। दे हैड क्लोज एसोसिएशंस, उनके क्लोज एसोसिएशंस थे। ठीक है। किसके साथ? 3 जो डायनेस्टीज हमने पढ़ी इस चैप्टर में, उनके साथ क्लोज एसोसिएशन थे। एंड हेल्ड हाई पोजीशन ऑफ ऑफिस, और उनकी पोजीशन भी हाई होती थी वेललर्स की। ठीक है। उनके 3 डायनेस्टीज यानी कि चेरास, चोलास एंड पंड्यास के साथ क्लोज एसोसिएशन था। नेम दी मेन क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दी संगम पीरियड। संगम पीरियड के दौरान मेन क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करी जाती है, उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी थी? राइस, कॉटन, रागी, शुगर केन, पेपर, जिंजर, कार्डमम, टर्मरिक, सिनेमन एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, ये सब ग्रो किए जाते थे। नेक्स्ट है नेम वन सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड। कॉटन ट्रेड का एक सेंटर बताना है। ठीक है। कहाँ पर कॉटन ट्रेड होता था। एंड द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज, और वो उन प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जो फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जाते थे संगम एज के दौरान। तो कॉटन ट्रेड का एक सेंटर है उरैयूर। प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द संगम एज वर। संगम एज के दौरान जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज में, वो थे पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स। आइवरी यानी कि हाथी के दांत के जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ये सब फॉरेन कंट्रीज में बेचे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोशल डिविजन्स ऑफ दिस पीरियड। क्या इस पीरियड में यानी कि संगम एज के दौरान सोशल डिविजन्स जो हुए थे उसके नाम बताने हैं। एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद ईच वन ऑफ दैम, और जो सोशल डिविजन्स थे और वो क्या काम करते थे वो भी आपको बताना है। संगम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ब्रॉड सोशल क्लासेस। ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ब्राह्मण्स सर्व द किंग ओकेजनली। ब्राह्मण्स क्या करते थे? राजाओं की सेवा करते थे ओकेजन पर। क्षत्रियाज जो थे देवर इंगेज्ड इन वॉर्स, वो युद्ध वगैरह करते थे। वैश्याज वर इंगेज्ड इन ट्रेड, व्यापार करते थे वैश्य जो होते थे। और शूद्र सर्व दी अपर क्लासेस, जो हाई क्लास होती थी उसको उसकी सेवा करते थे शूद्र। ठीक है। अब हम करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला है विद रेफरेंस टू द पिक्चर गिवन अलोंग साइड। साइड में जो पिक्चर दी हुई है उसको पढ़ के, उसको समझ के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है। मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। क्या पिक्चर दिखाई हुई है आपको बुक में? ये वाली जो पिक्चर दिखाई हुई है स्टैचू है किसका? अगर आपको याद हो तो कन्नगी का स्टैचू है ना। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं। आइडेंटिफाई लेडी हुज स्टैचू दिस पिक्चर इज। उस लेडी का नाम बताना है जिसका स्टैचू इसमें दिखाया हुआ है। एंड वाई वॉज द रिवर्ड, इतनी ज़्यादा पूजनीय क्यों थी? दिस इज द स्टैचू ऑफ कन्नगी, या फिर पतिनी भी बोलते थे। शी वॉज अ तमिल वुमेन, ये तमिल वुमेन थी। रिवर्ड फॉर हर चेस्टिटी एंड लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी के लिए ये जानी जाती है। शी फॉट फॉर जस्टिस, उसने न्याय के लिए लड़ाई करी थी। कब? व्हेन हर हस्बैंड कोवलन, जब उसके पति कोवलन जो था उसको रॉन्गफुली एग्जीक्यूट कर दिया गया पंड्यास के द्वारा, यानी कि गलत तरीके से उसको जब सज़ा मिली कोवलन को, तो उसने जस्टिस के लिए न्याय के लिए अपने पति के लिए लड़ाई करी, इसलिए इसकी रेवर किया जाता है, इसकी पूजन किया जाता है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान औरतों की क्या पोजीशन थी? द पोजीशन ऑफ वुमेन इन संगम सोसाइटी वाज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ मैन, और जितना आदमियों की पोजीशन थी ऐसी नहीं थी। हाउएवर दे एंजॉयड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो पोजीशन तो नहीं थी लेकिन उन्हें आज़ादी थी कि सोसाइटी में कहीं भी आ जा सकती हैं। एंड बहुत सारी वुमेन पोएट भी थी उस टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द तोलकप्पियम से अबाउट वेज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द संगम एज। जो तोलकप्पियम एक लिटरेचर है उसमें संगम एज के दौरान लोग कैसे रहते थे उसके बारे में क्या बताया हुआ है। द तोलकप्पियम वॉज रिटन बाय तोलकप्पियर ने लिखी थी। तोलकप्पियम सेकंड संगम जो हुई थी उसमें कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे, उसमें से सेकंड संगम में तोलकप्पियम लिखी गई थी तोलकप्पियर के द्वारा। इट हैज़ मेंशन 4 कास्ट, 4 कास्ट के बारे में बताया हुआ है। एंड जो बाकी के लोग बचते हैं उनके नाम नहीं दिए हुए थे, इग्नोर करता है उस चीज़ को। दी ब्राह्मण्स वर अ रेस्पेक्टेबल एंड लर्न कम्युनिटी। ठीक है। रेस्पेक्टेबल लर्न कम्युनिटी होते थे ब्राह्मण्स जो राजाओं की सेवा करते थे। द वैश्यास वर असाइन ड्यूटीज़ ऑफ लर्निंग, वैश्यास को ड्यूटीज़ दी जाती थी लर्निंग की। सेक्रीफाइस करती थी। ठीक है। परफॉर्म करना, गिफ्ट बनाना, ये सब वैश्यास के काम होते थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू दी संगम एज। संगम एज के से रेफरेंस करते हुए ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। स्टेट वाई संगम एज इज सो कॉल्ड। संगम एज क्यों बोलते हैं इसे? संगम एज इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रेफर्स टू द पीरियड, उस पीरियड से रेफर करता है व्हेन बल्क ऑफ तमिल लिटरेचर वॉज कंपोज, जब बहुत सारा तमिल लिटरेचर को बनाया गया बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर्स। तमिल स्कॉलर्स ने बनाया था तमिल लिटरेचर संगम एज के दौरान।
एंड पोएट्स इन, ठीक है, स्कॉलर्स भी थे और पोएट्स भी थे। 3 सक्सेसिव गैदरिंग्स में बनाया था जिनको हम संगम बोलते हैं, ठीक है। 3 संगम हुए थे ना, तो पहली में भी बने बहुत सारे, दूसरी में भी बने और तीसरी में भी बने, इसलिए हम इसे संगम एज बोलते हैं। नेम द 3 किंगडम्स अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान जो हमने 3 राज्य पढ़े थे उनकी कैपिटल के साथ उनके नाम बताने हैं। द 3 किंगडम्स अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द संगम एज वर एज फॉलोज। चेरा, कैपिटल थी वंजी, चोलाज की थी उरैयूर एंड पंड्याज की थी मदुरई। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चेरा रूलर सेंगुत्तुवन एंड चोला रूलर करईकलन। क्या चेरा रूलर सेंगुत्तुवन था, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, और चोला रूलर थे करिकलन, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी वो बताना है। तो सबसे पहले हम चेरा रूलर सेंगुत्तुवन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंगुत्तुवन इज रिनोन्ड यानी कि फेमस थे वो फॉर हिज एक्सपीडिशन टू द हिमालयाज पर उन्होंने एक्सपीडिशन लेकर गए थे अपना, ठीक है, तो उसके लिए फेमस थे। एंड हिज इंट्रोडक्शन ऑफ पतीनी कल्ट, और उन्होंने पतीनी कल्चर स्टार्ट किया था उसके बारे में। अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, पतीनी कल्ट क्या थी, एक फॉर्म थी वर्शिप की जिसमें पूजा किया जाता था कन्नगी का, जो आइडियल वाइफ मानी जाती थी। ही ऑल्सो एक्सपेंडेड द चेरा एम्पायर, उसने चेरा एम्पायर जो राज्य था उसका पूरा फैलाया बहुत ज़्यादा। एंड इज क्रेडिटेड विद, और उसे क्रेडिट मिलता है कि उसने एक स्टोन लाया था हिमालयाज से, ठीक है, ताकि वो टेम्पल बनवा सके जो कन्नगी को डेडिकेटेड था, ठीक है। ये उसके अचीवमेंट्स हो गए। अब हम चोला रूलर करिकलन के बारे में पढ़ लेते हैं। ही एक्सपेंडेड चोला किंगडम, उसने चोला किंगडम एक्सपेंड किया था, कैसे किया था, मिलिट्री कैंपेन्स करके, यानी कि युद्ध वगैरह करके। ही कंस्ट्रक्टेड फ्लड बैंक्स बनवाए उसने, ग्रैंड कॉलोनी बनवाई। ही स्टैब्लिश द सिटी ऑफ पुअर वाली सिटी भी इसने ही बनवाई थी। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी ड्यूरिंग द संगम एज, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था वो बताना है, और उससे क्या एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं ये आपको बताना है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, उनका एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। और दूसरी एक्टिविटीज़ कौन सी थी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, शिप बिल्डिंग, कारपेंटरी, मेटल वर्किंग, रोप मेकिंग, टैनिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग, आइवरी प्रोडक्ट्स मेकिंग, ये वर वाइडली प्रैक्टिस्ड, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, यानी कि बनाया जाता था। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड कैसा था उस दौरान आपको ये बताना है। इंटरनल ट्रेड उनका ब्रिस्क था। कैरावेंस ऑफ मर्चेंट्स विद कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स, कैरावेंस जो थे मर्चेंट्स के, जो मतलब हाथ गाड़ी वगैरह होती हैं उनमें कार्ट थे, पैक एनिमल्स थे जो उनके मर्चेंडाइज को यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स को प्लेस टू प्लेस ले जाते थे। इट वॉज प्राइमरीली ऑर्गेनाइज थ्रू लोकल मार्केट्स, इंटरनल ट्रेड में छोटी छोटी मार्केट्स थी जिन्हें लोकल मार्केट्स बोलते थे, और उनकी लैंग्वेज में अंगाड़ीज बोलते थे, अंगड़ी बोल दीजिए। विच इंक्लूडेड बोथ डे मार्केट्स, उसमें डे मार्केट और इवनिंग बाजार भी होते थे। डे मार्केट को नलंगदी बोलते थे और इवनिंग बाजार को अलंगदी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। एक्सप्लेन द एक्सटेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड कहाँ तक फैला हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंस थी आपको बताना है। देयर वॉज एन एक्सटेंसिव ट्रेड, बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। द तमिल लैंड हैड सर्टेन कमोडिटीज़, तमिल लैंड के पास कुछ ऐसी कमोडिटीज़ थी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे विच वर इन ग्रेट डिमांड, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे फॉरेन मार्केट में, जैसे जिंजर यानी कि अदरक, कार्डमम इलायची, सिनेमन दालचीनी, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब चीज़ बहुत डिमांड में थी। पोर्ट सिटीज़ वर द सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो पोर्ट सिटीज़ होती थी वहाँ पर फॉरेन ट्रेड ज़्यादा होता था। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर। थैंक यू।